मॉर्निंग क्लास। आज आपकी वर्कशीट 45 जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था, यानी कि वर्कशीट 44 में मेंडलीव की आवर्त सारणी। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसकी क्या उपलब्धियाँ एवं क्या सीमाएं थीं। तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया था तब तक 63 तत्व ज्ञात थे और मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो सिद्धांत था वो यही था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान को आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं जो ग्रुप कहलाते हैं एवं क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स कहते हैं। ऐसे जो हैं ऐसे जाएंगे हम तो यह समूह होंगे और ऐसे आएंगे तो वो हमारे पीरियड्स यानी आवर्त कहलाएंगे। मेंडलीव की उपलब्धियाँ। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। ये उसकी उपलब्धि ही थी कि उसने इसमें कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा कि किसी प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व को अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब उन्होंने क्या करा था, जो अपनी सारणी बनाई थी उसमें कुछ स्पेस खाली छोड़ दिए थे कि जहाँ पे वो तत्व एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो सोचा कि जब आगे डिस्कवर होंगे तत्व, कोई नए तत्व का आविष्कार होगा, खोज होगी, तो हो सकता है वो यहाँ पर लग सके, है ना। तो उन्होंने अनुमान जो तत्वों का लगाया था वो किस किस का लगाया था, बोरॉन का लगाया था, एल्यूमिनियम का लगाया और सिलिकॉन का लगाया। और जो वास्तविक तत्व आए वो थे स्कैंडियम, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम, सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। उन्होंने अनुमान लगाया था कि एल्यूमिनियम और गैलियम में कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो 68 है और गैलियम का 69.7। ऑक्साइड का सूत्र E2O3 Al2O3 और गैलियम का क्या निकला, Ga2O3। क्लोराइड का सूत्र निकाला था उन्होंने, एक एल्यूमिनियम का ECl3 और गैलियम का भी यही सूत्र निकला, GaCl3। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई उनको भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। यानी कि उन्होंने उत्कृष्ट गैसों के लिए एक अलग नया समूह बनाया गया था। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मूलभूत गुणधर्म क्या थे, उन तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के यौगिक। हाइड्राइड यानी जब वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और ऑक्साइड यानी जब वो तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं आई, यानी कि कुछ कमियां, कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। तो वो नहीं समझ पाए कि हाइड्रोजन को क्षार धातु में रखा जाए या हैलोजन में। क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन के यौगिक हैं जैसे HCl और सोडियम का यौगिक है NaCl, सेम यौगिक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सोडियम सल्फाइड Na2S। ये किसकी तरह है, सेम क्षारीय धातु, क्योंकि सोडियम में क्या है, क्षारीय धातु है और हाइड्रोजन हैलोजन को माना गया, तो वो दोनों के जो यौगिक हैं वो सेम बनने लगे। हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है पर धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती है।
यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती। एक तत्व के दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो ये जो थी, ये सीमाएं थी कि हाइड्रोजन की वे सही स्थिति पता नहीं लगा पाए थे। दूसरा कि अगर परमाणु संख्या को आधार माना गया था तो एक ही तत्वों के समस्थानिकों को अलग स्थान रखा जाएगा, अलग स्थान रखा जाता तो आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाती। और तीसरा सीमा ये थी, तीसरी कमी ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। मतलब अगर हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी उसी क्रम से नहीं बढ़ता था।